ओके। आज फिर से हम हमारे टॉपिक जो कि स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करते हैं उस पर आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ अमित है पुणे से, मंदार है नागपुर से, और वेखंडे सर जो कि वो भी नागपुर में है और हमें इस टॉपिक पे काफी क्लैरिटी देंगे। सर, आपने लास्ट टाइम जो हमारा पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग था उसमें आपने बताया था हाँ, कि इसका युधिष्ठिर तो नहीं बन रहा है। ये मेरे क्वेश्चन मेरे इसमें दिमाग में रह गया कि युधिष्ठिर कैसे आ गया इसमें। अरे वो देखो सिंपल है। युधिष्ठिर की जो एनालॉजी है ये कई जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। युधिष्ठिर एक महाभारत में ऐसा कैरेक्टर दिया है जो अपने दांव लगाने के विषय में मशहूर है। उसने अपना पूरा राज्य दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया वो, लेकिन खेलते रहा। इतना खेला कि सब कुछ लुटा दिया और वो तब तक लुटते रहा जब तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और बीच बीच में उसको हर व्यक्ति ने बोला कि अब बंद कर दे, अब बंद कर दे, अब बंद कर दे, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं आया कि बंद कहां करना है। और उसके बंद समय पे न करने की वजह से पूरा महाभारत घटित हुआ। अच्छा। अब ये जो युधिष्ठिर का कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, मोर प्रोमिनेंटली इन एजुकेशन। भारत में हो क्या रहा है कि कुछ नहीं अगर करना है तो वो आदमी पढ़ाई करते रहता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को जोड़ दिया गया है। अब तुम्हारी जो पहली पढ़ाई करते हैं आप, जो ग्रेजुएशन बोला जाता है, वो बाय द टाइम ही और शी रीचेस टू फाइनल ईयर, वो तभी सोच के रखता कि मेरे को अगला एजुकेशन किस में लेना है। यानी ये जो 3 साल या 4 साल आपने बिताए, अब ये आपने वैसे के वैसे नल एंड वॉइड कर दी। हाँ, इन्हें फाइनल ईयर आते साथ अभी तो एंट्रेंस की तैयारी करूंगा। अब वो अगला लिखा है, हाँ, अब तैयारी रहता है ना। मास्टर्स के लिए अभी इसकी एंट्रेंस की तैयारी शुरू है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो पहले 4 साल या 3 साल बिताए उससे आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि आपको बाय द टाइम यू रीच टू फाइनल ईयर यू हैव बीन टोल्ड कि अब आपको ये और करना पड़ेगा। बरोबर है। और वो जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने ये 4 साल किए, तो इंजीनियरिंग करके या साइंस की डिग्री लेके या कॉमर्स की डिग्री, ये अत्यावश्यक थी ये सब करने के लिए। इसलिए वो पिछला वाला एजुकेशन जस्टिफाई करा देते। पिछला वाला एजुकेशन आवश्यक था, इसलिए आप नया वाला एजुकेशन ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एजुकेट ही हो सकते हो और बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो आप फिर नया एजुकेशन लेने जाते। फिर वो नए एजुकेशन में नहीं हुआ कि फिर आपको ऐसा बोलते कि अब एक काम करो, एक पीजी सर्टिफिकेट में ले लो, डिप्लोमा ले लो। तो ये लगे हाथ आप ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लो। अब आपको जॉब लग गई, मान लो किसी फील्ड में आपने पढ़ाई करी थी इंजीनियरिंग में, आपको जॉब लग गई टेस्टिंग करके, जो आपका फील्ड का नहीं है, जिसमें आपने एजुकेशन करी। फिर आपको बोलते हैं काम करो, ऑनलाइन टेस्टिंग का कोर्स करो। बरोबर है। आप यानी आपकी जो पढ़ाई है उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला गया है, ये अपने भाषणों में और ये विद्वान लोग बोलते रहते कि आदमी ने सदैव विद्यार्थी रहना चाहिए। अरे उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। जब वो बोल रहे हैं कि आदमी ने हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि आदमी ने अपने कान और आंख खुले रखने चाहिए। क्या हो रहा है, विद्यार्थी दशा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्टिवनेस ऑफ योर इंद्रियाज। आपकी जो सेंसेस ढीले पड़ जाते हैं तब आप विद्यार्थी दशा से दूसरे दशाओं में जाना चालू कर देते हैं। जब आप बहुत ज्यादा रिसेप्टिव रहते, आप छोटे बच्चों को कोई भी चीज दे दो तुरंत सीख जाता हो, क्योंकि उसकी रिसेप्टिव पावर बहुत ज्यादा है। विद्यार्थी दशा आदमी की हमेशा रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरल सेंस में आपने हमेशा किसी न किसी कोर्स में एनरोल रहना चाहिए, लेकिन ये है युधिष्ठिर पढ़ाई के मामले में। उसी प्रकार से आप ये युधिष्ठिर आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आप शेयर बाजार में लोगों को डूबते हुए देखा होगा, उसको ये समझ में नहीं आता कि अब बस आप देखो परचेस करते रहते। बहुत लोगों को परचेस करने की आदत रहती, बेवजह कुछ ना कुछ कहीं बाहर गए, कुछ ना कुछ ले लिए, बेवजह कुछ ना कुछ गए। सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि अपना अब युधिष्ठिर बनना चालू हो गया है। अपने यहाँ ऐसी काफी चीजें आ गई है जिसका अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वहां पर एक बार देखते हो उसके तरफ
अपना ईगो सेटिस्फाई होता, फिर वो साइड में पड़ा ऑब्जेक्ट रहता। ओनली ऑक्यूपाइज योर स्पेस, नथिंग एल्स। बरोबर। ऐसी कई चीजें, और खासकर ये आईटी वालों की तो बहुत है। खास वो जो जिम वाली जो चीजें रहती, आप सोच के देखो ना, आईटी में पैसा बहुत है। तो इनको जिम डॉक्टर बोलते, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते बेचारे, कंप्यूटर पे बैठे बैठे इनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होते रहता। फिर ये डॉक्टर के पास पहुंचते, तो डॉक्टर उनको बोलता कि थोड़ा मेहनत किया करो। मेहनत तो ये कर ही नहीं सकते, समय की पाबंदी है। हाँ। तो फिर इनको बोलते कि आप जाके अपने घर में जिम बना लो। फिर अमेजोन से जिम। वही बटन दबा के अमेजोन से वो तुरंत अपने सामान मंगा लेते, वो घर में डंप करके रख देते, 2 दिन काम करते, फिर वैसे ही पड़ा रहता। ये अपने को समझ में आना चाहिए कि ये अपना युधिष्ठिर होते जा रहा है। कुछ लोगों को दवा लेने की आदत रहती है, हाँ। जहां कुछ नहीं हो गया कि दे विल कंसल्ट एक्सपर्ट डायरेक्टली, अगर ठीक है 2-3 बार आ गई तो सीधा ईएनटी, बीच में डॉक्टर ही नहीं पकड़ते। सर में दर्द हो गया तो न्यूरोलॉजिस्ट, अरे यानी ये जो आदत है, और फिर वो उसकी पूरी पैथोलॉजी, हर बार इनके पास पैथोलॉजी तैयार भी रहती है। और इनको ऐसा अगर कोई बड़ी दवाई ना दो, सिंपल सॉल्यूशन दे दो कि नहीं डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी ज्यादा पियो, तो बोलेंगे डॉक्टर खराब है। हाँ, तो क्योंकि उनका युधिष्ठिर हो रहा है ना, ये जो सर तो युधिष्ठिर वाली स्टेट है। बरोबर है। तो ये सर एक समझ में आ गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि युधिष्ठिर नहीं होने के लिए आपको कितनी आवश्यकता है इसका पता रहना चाहिए। तो करेक्ट। वो आपने आवश्यक, ये बरोबर। समझ लेना चाहिए कि आप अब ये युधिष्ठिर स्थिति में जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। सर महाभारत के जो इसको कैरेक्टर्स है ना, हाँ बोलिए। सर इसको अगर अपन दूसरे एंगल से देखें कि कुछ लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं या कुछ लोग अभी भी बिजनेस कर रहे हैं और वो सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, शायद वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपने अपने फील्ड में, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो लोग भी काइंड ऑफ युधिष्ठिर के पाथ पे ही हैं? युधिष्ठिर का मतलब ये नहीं है कि किसी एक दिशा में चलते रहना और सक्सेस हासिल ना करना और फिर भी चलते रहना। सक्सेस हासिल करना नहीं करना, युधिष्ठिर की स्थिति समझ लो, उसने क्या किया है, उसको ये सारी चीजें जो उसने नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको जुआ खेलना ही है तो आपने अपने अधिकार में जितना था उतनी ही बात करनी चाहिए थी। अपने भाई को भी लगा दिया, अपने बीवी को भी लगा दिया, अपने राज को भी लगा दिया, अपने सारी चीजों को लगा दिया। अब आप जब किसी बिजनेस में हो, अब बिजनेस में आपको पहली बार लॉस आया, फिर भी आप और कहीं से लोन लेके फिर उसमें डाल रहे कि नहीं अगली बार थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, फिर वहां पे भी लॉस आया, फिर आप तीसरे जगह से लोन ले रहे, फिर लोन अमाउंट बढ़ते जा रहा है, लोन अमाउंट बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लाइन आपको डाइवर्सिफिकेशन में ले जानी पड़ेगी। अब जिस रास्ते से आप जा रहे थे या जो मॉडल में आप काम कर रहे थे, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे, उसमें या तो उन लोगों में बदलाव लाना चाहिए या वो लोग ही बदल देने चाहिए। ये जब तक आप अगर हट में आ गए, अभिनिवेश में आ गए कि नहीं मैं ऐसा कैसा नहीं, मंदार से ही मैं काम कर रहा हूं, अब मंदार की खुद की लिमिटेशंस अगर आपको समझ में नहीं आई या आपकी खुद की लिमिटेशंस आपको अगर समझ में नहीं आई, तो आप युधिष्ठिर बनते जा रहे हैं। बराबर है। सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन एनी फील्ड वेर एवर यू आर। जब तक युधिष्ठिर में नहीं पहचानोगे। दैट इज वाई महाभारत को आपने इसी प्रकार से देखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कर्ण और युधिष्ठिर दो बड़े भाई पांडवों के, दोनों यूनिक है, दोनों यूनिक है। सर तो एक क्वेश्चन आता है। हाँ सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन आता है कि युधिष्ठिर जो था जब खेल रहे थे वो तो अगर देखा जाए तो फिर वो मध्यमा से नहीं खेल रहे थे, वो पश्चिम से खेल रहे थे। हाँ, अरे देखो, जो वो अभी आपने अगर वैखरी मध्यमा पश्चिमी को उसमें लाने की कोशिश की, हाँ, तो उसको बताया जा रहा था कि अब बंद कर दे बाहर से, दैट वाज ऑल मध्यमा। सबने दिमाग दौड़ाया कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये मध्यमा से पश्चिम में पहुंच चुका था इन डिफरेंट सेंस।
नॉट इन अ कंस्ट्रक्टिव सेंस, इन अ डिस्ट्रक्टिव सेंस। अब वो पश्चंती से वापस आने को तैयार नहीं था, उसको ये लगातार लग रहा था कि मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय को अगर किसी ने बोला कि द्युत क्रीड़ा करनी है तो उसको मना नहीं कर सकते, ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। देखो, एक एक वर्ण का धर्म था उस जमाने में, उसमें ये बोला गया था कि क्षत्रिय को शिकार, मृगया और द्युत क्रीड़ा, इसके लिए वो कभी भी, ये अगर आमंत्रण कोई देता है तो उसको वो मना नहीं कर सकता। अब ये आमंत्रण उसको आ गया था, हाँ, अब वो क्षत्रिय ठहरा, अब उसने अपने क्षत्रियत्व को भी गलत समझा, उसने द्युत क्रीड़ा को भी गलत समझा, और उसको ये धारणा बनी रही कि मैं सच्चा क्षत्रिय होने के कारण जब तक मेरा सब कुछ लुटा नहीं देता मैं, या सब कुछ सामने वाले का जीत नहीं लेता मैं, ये क्रीड़ा बंद नहीं हो सकती। तो वो धर्म को गलत तरीके से समझ के धर्म का ही काम कर रहा है करके धर्मराज बना उस समय में। आपको समझ में आया क्या कि उसने सोचा है कि मैं धर्म का ही काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरा धर्म क्या है, मैं क्षत्रिय हूं, और वो भी ऐसा क्षत्रिय जो अपने एक बार वचन दे दे, प्राण जाए बटे, वचन न जाए। तो उसने, उसको ये बताया गया था कि वह मृगया यानी शिकार और द्युत क्रीड़ा यानी जुआ, इसका आमंत्रण आप मना नहीं कर सकते। तो अगर वो, उसको आमंत्रण मिला है और वो बैठ गया है और वो जीत नहीं रहा है, तो द्युत क्रीड़ा उस जमाने में खत्म कब होती थी? When you are all in. Either you have lost everything or you have won everything. बराबर है। तो अब इसके बाद ये ढूंढते जा रहा था कि मेरे पास क्या बचा है, तब तो बंद होगी ना। ये जो पश्चंती है, ये पूरा मध्यमा से वो पश्चंती में गलत डिस्ट्रक्टिव लाइन में चले गया, और खुद पश्चंती में रहते हुए उसने अपना भी नुकसान किया और पूरे सोसाइटी में भी किया, क्योंकि उसके बाद महाभारत घटी। समझा सर, ये काफी अच्छा एक एग्जांपल लगा कि इसमें आप मध्यंती और पश्चिमता कैसे काम करता है। सर, मध्यमा का भी रोल उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट और सिचुएशन। बिल्कुल है। अगर आपको दिमाग दौड़ाना है, देखो क्या है, दिमाग से पश्चिमी में जाने का, जैसा मैं बोलता ना कि चोर और पुलिस, वो बच्चन साहब ने भी बोला है शोले में, पिछले बार भी बोला था मैंने, दोनों में इक्वल डेयरिंग लगता है। एक कंस्ट्रक्टिव काम के लिए डेयरिंग लगता है, एक डिस्ट्रक्टिव काम के लिए डेयरिंग लगता है, लेकिन दोनों के लिए तुमको पश्चिमी में आना ही पड़ता है। अब आप पश्चिमी में पहुंच गए एक बार, आपको ये देखना है कि आप मध्यमा से पश्चिमी में बराबर बिना डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को ऐड किए पहुंच गए, तो आप समाज के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं और आपके लिए समाज अच्छा साबित होने वाला है। लेकिन अगर आप मध्यमा में ही अटके रहे और मध्यमा से पश्चिमी में आते आते डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दिए, तो फिर आपके लिए समाज और समाज आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो फिर हम इसका एग्जांपल लेते हुए सर, जब हम एक स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं एजुकेशन के लिए, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, तो जब हम इस टॉपिक पे सोचते हैं, तो जब डिस्कशन स्टार्ट होते हैं, तो वो तो स्टार्ट होता है कभी भी पश्चिमी में या मध्यमा से स्टार्ट होंगे? मध्यमा से डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन चालू होगा मध्यमा से यूजुअली। बराबर है। तो हमने जब मध्यमा से स्टार्ट किया, हमारा बच्चा आके बोलता है कि भैया एक तो पहले करियर का डीकपलिंग हमने कर डाला, फिर अभी का जो एक लास्ट टाइम पॉइंट था, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, एक पॉइंट बताया था उसने कि जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और जो कि बच्चों को गाइड करते हैं आज के टाइम में, उसका एक पॉइंट आता है। तो ये सब आपका मध्यमा में ये सब चीजें हो रही है कि भैया आपका सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है, करियर, सोसाइटी, पेरेंट्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फ्रेंड्स, ये 5 जगह से आपका मध्यमा पे प्रेशर आ रहा है। ऐसे टाइम पे आप स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करें? फिर देखो, स्ट्रीम सिलेक्ट करने का ना करने का एक अलग डिस्कशन है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि सबसे पहले आप स्ट्रीम के डोमेन को समझ लो, हर स्ट्रीम का क्या दायरा है। दायरे अगर आपको समझ में आ गए, आपको उसका प्रभुत्व समझ में आ गया, आपको उसका डोमेन समझ में आ गया, तो फिर आप किसी भी स्ट्रीम में रहो, आप तीनों स्ट्रीम में आ जा सकते हो।
अब हो क्या रहा है कि आप क्योंकि इंपॉर्टेंस की बात करते, सिलेक्शन की बात करते, आप सवाल मेरे से पूछ रहे कि आप बच्चों को बताओ कि कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि स्ट्रीम सिलेक्ट करना नहीं करना फिलहाल गवर्नमेंट साइड में रखो, पहले उसको ये समझाओ कि साइंस क्या है, साइंस के साथ जिंदा कैसे रहते हैं, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के साथ जिंदा कैसे रहते हैं, और आर्ट्स क्या है और आर्ट्स के साथ जिंदा कैसे रहते हैं। एक बार ये समझ लो, फिर उसको कोई भी स्ट्रीम दे दो। अगर वो आर्ट्स में भी जाता है तो उसको क्योंकि साइंस क्या है मालूम है, तो वो उसके आर्ट्स में भी साइंस लगा सकता है। अच्छा, क्योंकि उसको साइंस क्या है पता चल गया, साइंस का डोमेन स्पेसिफिकली फिजिक्स कैसा काम करता है ये उसको पता नहीं रहेगा, लेकिन डोमेन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, देखने का तरीका, उस तरफ जाने का तरीका वो क्या है, एक बार ये समझ में आ गया तो वो कहीं पे भी अप्लाई करके चाहे किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई करे उसके लिए सुविधा हो जाती है। अच्छा, और वो क्लैरिटी ऑफ थॉट लाने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कतई ये गाइड नहीं करने वाला हूँ, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है किसी को बताने की बेटा तू एक काम कर, तू साइंस को जा, तू कॉमर्स को जा। Who am I to dictate all these things? I am not, and neither I am interested in. What I am interested in and what I sincerely feel like doing is that कि मैं उनको ये समझाऊं कि अगर आप साइंस में जाते हो तो आप देखो कि क्या साइंस आपको ये चीजें आपकी माइंडसेट बना रहा है ऐसा जो आप साइंस पढ़ रहे हो। अगर आप कॉमर्स में जाते हो तो क्या कॉमर्स आपको ये माइंडसेट आपकी बना रहा है। अगर तो बना रहा है तो आप उचित जगह पे हो, और अगर नहीं बना रहा है तो कहीं से एनहांस करो। डू नॉट कंप्लेन अबाउट दिस सिस्टम कि अरे यार मेरे को तो गलत पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाने वाले पढ़ा रहे, उनकी अलग कंपल्शन होगी। लेकिन अगर आप साइंस में हो, अगर आप कॉमर्स में हो और जो डोमेन है वो अगर पकड़ाई में नहीं आ रहा, तो हो क्या रहा है कि आप लैटरल थिंकिंग कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो सामने सामने हॉरिजॉन्टल, जितना हॉरिजॉन्टल पे दिखेगा उतना ही देख रहे हो, टॉप व्यू नहीं ले पा रहे। जब तक आप हॉरिजॉन्टल देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही प्रकार का नजारा दिखेगा, टॉप व्यू में जाएंगे तो सब दिखेगा। बराबर सर। तो उसका एक एग्जांपल सर, हम साइंस स्ट्रीम का एक एग्जांपल लेते हैं और साइंस स्ट्रीम पे आज बात करते हैं। तो साइंस चलो स्ट्रीम करते में, हैं। साइंस स्ट्रीम पे आपका हॉरिजॉन्टल और टॉप व्यू का आप एग्जांपल सर कैसे बताएंगे कि एक साइंस देखो स्ट्रीम पे मैं देखता हूँ। साइंस का क्या है कि जो आजकल की जो साइंस है, मॉडर्न ऑब्जेक्टिव रिडक्शनिस्ट साइंस, ये जो साइंस है इसके लिए ये दिस साइंस इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। वन इज इट्स लॉजिक एंड सेकंड इट्स डेटा। यूजुअली पीपल कंसिडर जहां पर डेटा है वहां पे साइंस है, और जो लॉजिकल है, जो लॉजिक है वो साइंटिफिक है। ये इस प्रकार की ये धारणा बनी रहती है, ये इसी के ऊपर ये लोग काम करते हैं। अभी आप सोचो कि आपने अपने बच्चे को कुछ भी साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया, आपने मान लीजिए आपको बताया गया कि देखो साइंटिफिक तरीका सोचने का क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। सी वन कैन थिंक इन एनी वे, बट व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। चलो अभी मैं आपको एक पॉपुलर उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपको दवाई बनानी है सर दर्द के लिए। सर दर्द ये सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, सबको हुआ है लगभग। अब आपको सर दर्द की दवाई करनी है, तो आपने एक कोई दवाई बनाई, पैरासीटामोल समान कुछ तो भी नाम दे दिया उसको। अब ये सर दर्द पे काम करती है कि नहीं करती है आपको पता कर, तो आपने जितने सर दर्द जिनको हो रहा है उनको एक जगह कलेक्ट किया और उनको ये दवा दे दी एक एक करके। जो भी दवाई बनाने वाले की जो प्रिस्क्राइब डोजेस होंगी कि सुबह और शाम को एक जो भी डोसेज उसका उसने बनाई होगी, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें, उस हिसाब से आपने जितने भी लोग थे उनमें से सबको एक एक करके एडमिनिस्ट्रेट। और उसमें अगर आपको 99% के ऊपर सबका पता चला कि यार ये दवा लेने से सर दर्द तो गायब हो गया, तो ये दवा जो है ये सर दर्द पे काम करे। बराबर। ये डू यू एग्री टू दिस? हाँ सर, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि सुनो मेरी बात। हाँ। सुनो, ये आपको एग्री है क्या कि मैंने दवा बनाई, मैंने सारे जितने सरदर्द वाले लोग थे उनको जमा किया और उनको ये उसके जो प्रिस्क्राइब डोसेस थे उस हिसाब से उनको एडमिनिस्ट्रेट किया,
सुबह ले, शाम को ले, 3 दिन ले, और सबको हमने दिया और पता चला उसके बाद सबका सरदर्द 99% लोगों का सरदर्द गायब है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो दवा है ये सरदर्द पे काम करती है और ये सरदर्द की दवा है ना? बराबर। ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग अगर आप बोलते हो कि ये साइंटिफिक थिंकिंग है तो ये गलत है। गलत है। हाँ, आप अभी ये जो है ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइंटिफिक थिंकिंग क्या है। अभी मैंने पूरा एग्जाम्पल इसी वजह से बताया कि आप दवा बना रहे सरदर्द के लिए, जो कि बहुत कॉमन है। आपने सरदर्द का एक बनाया, 4 लोगों को बिठाया, उस 4 या 40 400 जो भी आपके लोग हैं सबको दवा एडमिनिस्ट्रेट करी और 99% ऑफ द पीपल गॉट रिलीफ। Good. And you concluded that this is what is the medicine for headache. Now, if you are going to conclude this way and say that this is what we have done it scientifically, then this is not scientific thinking. And unfortunately, your education system, your entire stakeholders of that system do believe that। आपका भी पहले रिएक्शन यही था कि ये साइंस एकदम स्टैंडर्ड, आपने भी अभी वही बात करी, सर ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना हुआ है, ऐसे करते हैं। दिस इज नॉट द साइंटिफिक थिंकिंग। अभी 2 दिन पहले, दो दिन पहले नहीं, 2 महीने पहले ये अंधश्रद्धा निर्मूलन, मैं इस टॉपिक पे आना नहीं चाह रहा था क्योंकि उन लोगों के लिए साइंटिफिक थिंकिंग बहुत बड़ा यानी विषय है, वो बहुत करीबी उनके दिल के, और वो समझते हैं कि साइंटिस्ट कम साइंटिफिक है लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले ज्यादा साइंटिफिक है। अब उनका साइंटिफिक थिंकिंग देखो क्या किया उन्होंने, इसी प्रकार का किया मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ। एक बाबा है यहाँ पे एमपी में, जिनका फिलहाल बहुत बोलबाला है और वो सिटी जाते रहते हैं, और यहाँ जब आए थे नागपुर में, उस बाबा को ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों ने चैलेंज किया कि आप ये जो बोल रहे हो ये सारा अंधश्रद्धा का गेम है, आप ये जो क्लेम करते हो इसमें कुछ आप ट्रिक करते हो, जादू करते हो, यानी हाथ चालाकी है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों ने उनको प्रोसीजर दिया कि हम आपको टेस्ट करेंगे और वो हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे, और जब हम टेस्ट करेंगे तो उसके बाद अगर आप खरे उतरे तो वी विल अवार्ड यू दिस मेनी रुपीज और समथिंग लाइक दिस। ये उनका चैलेंज था। मेरे को बाकी उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका जो चैलेंज करने का तरीका था वो लगभग इसी प्रकार का था कि हमने गोली बनाई, हमने हेडेक होने वाले लोगों को पकड़ा, हमने गोली उनको दिया, उनमें से 90% या 99% लोगों को वो दवा काम कर गई, तो इसलिए हमने गोली को कंक्लूड कर दिया कि हेडेक के लिए। उनका चैलेंज कैसा था कि आप बोलते हो कि माइक से आप लोगों के आप नाम वगैरह सब बता देते हो बिना पहचान के, तो हम हमारे लोग लाएंगे, हमारी जगह होगी, हम हमारे डोमेन में रहेंगे, आपको हमारा माइक दिया जाएगा और आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति आया है ये बताओ कौन है करके। अगर ये आप कर दिए तो फिर हमारा चैलेंज आपने सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये जो चैलेंज करने का तरीका है ये अनसाइंटिफिक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने चैलेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे को उससे वो दो आपस में लड़ते रहे, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रकार से चैलेंज किया है दैट इटसेल्फ इज अनसाइंटिफिक। वो तो सर साइंटिफिक क्या है फिर? हाँ बता दो, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन आप पहले ये समझ लो कि ये अगर आपके बच्चे को दिया जा रहा है, अगर आपका बच्चा स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी उसको अगर ये धारणा बनती है कि टेस्ट करो और टेस्ट अगर हो गया तो वो साइंटिफिक हो गया, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट साइंटिफिक। ये सबसे पहले साइंटिफिक थिंकिंग का क्या है ये आपने उसको समझा देना चाहिए। अब ये पक्का समझ में आ गया कि अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जो बात कर रहे हैं, जो टेस्टिंग की बात करते हैं, वो हवाला देते साइंस का और खुद अनसाइंटिफिक तरीके से टेस्ट करना चाहते, क्योंकि ये बेसिकली साइंटिस्ट नहीं है। बेसिकली ये दे आर रैशनलिस्ट, दे फील लाइक इनके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है, थोड़ा ज्यादा ही मध्यमा में रहते हो।
तो उस वजह से क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये सब जो बाकी लोग हैं इनको तो दिमाग ही नहीं, इनको कुछ भी पता होता चलता। सो दिस इज वाई दे प्रोपोगेट साइंस इन अनसाइंटिफिक वे, बिकॉज नोबडी थिंक्स अबाउट इट कि व्हाट इज साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, व्हाट इज साइंटिफिक वे ऑफ कंक्लूडिंग एनीथिंग। सो उनको ऐसा लगता है कि बराबर है भाई, इसको अगर बुलाया और यहाँ पे उसको 4 लोगों के सामने पूछा और उसने जितने भी आए थे उनके बारे में बता दिया, तो ये टेस्ट हो गया और उसने बता दिया। दिस इज नॉट साइंटिफिक, दिस इज नॉट साइंटिफिक। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस प्रकार की टेस्टिंग साइंटिफिक नहीं होती। साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए आपको, अब एक और मैं बात बताता हूं, यानी इवन जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं वो भी कैसा फंसते। अभी एक योगोपचार, योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य, योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य बनता है करके ये थ्योरी मार्केट में है। हाँ, डू योगा रेगुलरली, योगा करो और तुम्हारे फिर वो भी आसन है कि अगर आप उष्ट्रासन करोगे तो आपके थायराइड के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, और मयूरासन करोगे तो आपके फला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और सर्वांगासन करोगे तो आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि नाम ही सर्वांगासन। अनुलोम विलोम और प्राणायाम तो बहुत ही कॉमन है। प्राणायाम तो दूर की बात है, प्राणायाम पे तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ आसन की बात कर रहा हूं। आसन को उन्होंने मेडिकल सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। अब क्योंकि अब उनकी टेस्टिंग कैसी है कि मैंने प्रतीक को बोला है कि काम कर प्रतीक, रोज सर्वांगासन कर या अर्ध सर्वांगासन कर, और प्रतीक ने रोज किया और प्रतीक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो टेस्ट है। मैंने अमित को बोला एक काम कर, अमित तू वैसे भी मेरे को नजर आ रहा है कि दुबला पतला है, मयूरासन कर। मयूरासन करने से तेरा दिमाग शार्प हो जाएगा। ठीक है, उसने करने लग गया, मैं उसको लगा कि अरे वाह, रोज मयूरासन कर रहा है, रैंकिंग बढ़ रहा है। पहले 10th आता था, अब 8th आना चालू हो गया क्लास में। तो मयूरासन हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। ये टेस्टिंग हर आसन की कर रही है। एक अभी किताब छपी है लोगों ने, यहाँ के बहुत बड़े योग गुरु है, इन्होंने सारे सर्जरी से लेके सब करने के साथ साथ योगोपचार करने के लिए कौन कौन से आसन कितनी मात्रा में करने का इनका सब दे दिया है। और जस्टिफिकेशन क्या है कि मेरा पिछले 25 साल का अनुभव, मेरा पिछले 40 साल का अनुभव, मेरा पिछला 45 साल का अनुभव, अगर इस प्रकार का अनुभव को साइंटिफिक करार दिया जाता तो साइंस तो वैसे डूब जाता। ये सही है कि गलत है मेरे को नहीं बोलना है, वो सही कर रहे गलत कर रहे इसमें मेरे को टिप्पणी नहीं करनी है, वो अपनी जगह शायद सही भी हो, लेकिन जब ये इस्तेमाल करते कि ये साइंस है, ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इन शब्दों पे है। वो तो मेरा फिर और एक एग्जांपल वैसे याद आता है कि हमने कुछ टाइम पहले बात किया था कि आजकल जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं साबुन के, शैम्पू के, उसमें हर जगह वो लोग साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, वो एग्जांपल वो गलत है, वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। वहां पे वो साइंस, अब उसमें क्या है, उसमें क्या करते हो, साइंस की प्रतिष्ठा है। एडवर्टाइजमेंट वाले इमोशन के साथ खेलते, एडवर्टाइजमेंट वालों को प्रतिष्ठित व्यक्ति लगते, प्रतिष्ठा के प्राप्त लोग लगते, इसलिए वो सेलिब्रिटीज को लेते, इसलिए वो साइंस को लेते। कभी भी वो धर्म के अनुष्ठान पे कोई ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। साइंस धर्म के ऊपर है, तो वो उसकी प्रतिष्ठा है। जैसा मैंने बोल दिया कि मैंने फला फला लेबोरेटरी से इतने इतने मॉलिक्यूल को टेस्ट करके मैंने ये फेस क्रीम बनाया है, तो मंदार समाज 4 लोग तो तुरंत ले लेते, अरे ये साइंटिफिक है, बोले ये साइंस पे प्रूव्ड है। तो साइंस प्रतिष्ठा प्राप्त है करके साइंस को एडवर्टाइजमेंट में लिया जाता है, साइंटिफिक प्रोडक्ट को। उनके साइंटिफिक तरीके को मैंने हाथ नहीं लगाया, वो 2 अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जहां पे ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारी ये व्यवस्था 101% साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 25 साल से ये देखा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इसी 4 लोग आए थे मेरे पास, मैंने उनको, डॉक्टर ने बोल दिया था
कि तेरी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, मैंने बोला उसको अनुलोम विलोम कर, मैंने बोला उसको ये कर, मैंने बोला उसको वो कर, और उसके बाद उसको काम नहीं पड़ा, तो वो प्रूव हो गया हार्ट अटैक। दिस में बी वर्किंग, मेरा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, आप करो, करना है, लेकिन डोंट डू इट अंडर द ग्रैप, अंडर द लेयर ऑफ बीइंग साइंटिफिक। आप साइंटिफिक नहीं हो, ये साइंस नहीं है, दिस कैनॉट बी साइंटिफिक। सर लेकिन पिछले 200 साल से हमको यही सिखाते जा रहे हैं, और हमने भी ये पिछले 25-30 साल से पढ़ा है, 40 साल से, कि आप बेसिकली जो दवाई का एग्जाम्पल दिया, या तो अपना योगासन का एग्जाम्पल दिया, कि आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, उसको हाइपोथेसिस बनाओ, वो हाइपोथेसिस पे हम ट्रायल एंड एरर करेंगे, ट्रायल एंड एरर के बाद उसका एक बार हिट निकलेगा, वो सोल्यूशन होगा। और हमने पूरा डेटा रिकॉर्ड किया है, तो हमारा डेटा और लॉजिक दोनों चल रहा है, तो फिर उसमें गलत क्या है? अरे यही प्रॉब्लम है, डेटा और लॉजिक। देखो, मैं इसलिए चालू किया कि साइंस वहां है जहां लॉजिक है, साइंस वहां है जहां डेटा है, लेकिन साइंस का जो लॉजिक है और साइंस का जो डेटा है, इट इज डिवाइड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। आपका जो लॉजिक है, आपका जो लॉजिक बनाया आपने, साइंस चाहता है सिस्टम खड़ी हो, साइंस चाहता है कि आपका डेटा सिस्टम से जनरेट हो। साइंस ये नहीं चाहता कि एनेक्डोटल नहीं होना चाहिए, कि देखो आज मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ, मैं भी लोगों का चार्ट देख के लोगों को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा कर ले वरना तेरे को प्रॉब्लम है कर। लेकिन ये जो प्रॉब्लम, ये दिस इज हाईली अनसाइंटिफिक। ये काम करेगा कि नहीं करेगा मेरे को नहीं पता है, मेरे को विश्वास है कि करेगा, अगर वो पूरा कर लेगा बराबर जैसा मैंने बताया, वो पक्का काम करेगा। लेकिन क्योंकि ये मेरे को मालूम है, उतना उस आदमी में विश्वास है क्या, उसके पास उतना पैरामीटर्स, उसके भी लिए भी सारे कंडीशन है क्या, ये मेरे को नहीं पता। तो इसलिए मैं अगर मेरे पे करने पे आऊं तो मैं पक्का कर लूंगा। लेकिन ये हो गया, मैं इन्वॉल्व होता हूं साइंस का लॉजिक और साइंस का डेटा विदाउट पर्सन रहता। डेटा कलेक्शन की जो आप बात करते, उसमें अमित के क्या एग्जाम मतलब एक्सपेरिमेंट्स रहे, और उसके वजह से उसके क्या रिजल्ट्स आए, प्रतीक के क्या आए, मंदार के क्या आए, इससे साइंस नहीं बनता। साइंस किससे बनता है? साइंस को आदमी हटा दो। अच्छा, तो फिर सर आदमी हट गया, अब फिर भी डेटा बचा है, तो अब उस पर विचार कर सकते कि क्या ये साइंटिफिक है। हाँ, तो सर लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब, सर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आदमी हटा देंगे, आदमी के कारण ही तो डेटा आया है, नहीं तो डेटा आता ही नहीं। हाँ बराबर, ये बात करना, ये हाईली अनसाइंटिफिक है। ये आदमी है करके तो सब कुछ है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है? आदमी को हटाओ, बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के जो भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब है कि बगैर ह्यूमन नॉलेज के डेटा कलेक्ट करो। अब आप मैं बता दूं, स्कूल का एग्जांपल है। स्कूल में आप जब जाते हो, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अभी मैं शुरुआत में भी बात किया था कि एक वो ये करते हैं, कुछ हमारे स्कूल में तो होता था, अभी आप लोगों की उसमें हुआ था कि नहीं मालूम नहीं, वो एक टेस्ट कंडक्ट कराते थे, उससे पता चलता था कि कौन कहां पर है और किसका लाइकिंग किस तरफ है। और वो क्लास टीचर यूज टू नो कि कौन सा लड़का कहां पे स्टैंड करता है और उसका कितना रिजल्ट आना चाहिए करके। क्लास टीचर को मालूम होता था कि मेरा पहले 2-3 में कौन आने वाले हैं और लास्ट 3-4 में कौन आने वाले हैं। ये क्लास टीचर या टीचर्स को मालूम हुआ करता था, और उसी हिसाब से एजुकेशन क्लासरूम में चलता था। अब उसमें दिस इज हाईली अनसाइंटिफिक। अगर आपके स्कूल में आपके बच्चों को बताओ कि अगर ऐसा हो रहा है, दिस इज नॉट साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग। अब उसमें कैसा है कि अब मान लीजिए जो पहले 4 है या पहले 10 है, क्योंकि आप टीचर हो, आपको मालूम है कि पहले 10 ये फला लोग हैं और आखिरी के बाकी बचे हुए ये लोग हैं। अब उस पहले 10 में से अगर किसी ने सवाल रेज किया, इफ समवन फ्रॉम द फर्स्ट एज पुट्स अप डाउट,
तो आपको लगता है कि सही में बहुत इंटेलिजेंट है, क्या सवाल पूछता है, या ये मान गए सही, मेरा अंदाजा सही था, ये बनेगा, मेरे स्कूल का नाम करेंगे। टेक 2 पीछे चले जाओ। अब आखिर की जो 10-25 लोग हैं उनमें से किसी ने हाथ ऊपर करके पूछा और डाउट पूछा, ये पहले से ही बदमाश है, ध्यान ही नहीं रहता, इसका ध्यान ही नहीं रहता। इसको ये स्कूल मेरा नाम खराब करने वाला है और स्कूल को भी खराब करने वाला है। देखो अब टीचर बायस्ड हो गया, क्योंकि पहले से ही उसको पता था दिस इज हाईली अनसाइंटिफिक, दिस इज नॉट साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग, दिस इज नॉट साइंटिफिक वे ऑफ imparting knowledge. The classification before you start is unscientific. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडेशन आपको अगर मालूम है कि ये किस प्रकार से करते हैं, तो दिस इज वेयर यू विल फाइंड इट अनसाइंटिफिक वे ऑफ हैंडलिंग। और ये स्कूल्स में हो रहा है। अब स्कूल में अगर ये हो रहा है तो आपको ये मालूम रहना चाहिए, अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहां ऐसा होता है तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि ये अनसाइंटिफिक है, फिर भी मेरे यहाँ हो रहा है। अब आपके जीवन में ऐसे कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं जो हो रही है लेकिन आप फिर भी करते जा रहे हो अंडर द ग्रैब ऑफ साइंटिफिक। ये सबसे बड़ी उसमें जो यानी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दे क्लेम इट एज इफ दे आर साइंटिफिक एंड हाईली साइंटिफिक, बट दे डू utterly unscientific things To prove the thing that is scientific. and to have the सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है। तो सबसे अहम सवाल यह है कि आपने जो टेस्टिंग जो है आपका जो डेटा कलेक्शन है, जो आप बात करते हो, वो किस प्रकार से साइंटिफिक होना चाहिए। अब अगर आपको ये साइंटिफिक तरीका पता चले, हाउ डज साइंस वर्क, ये अगर आपको मालूम है तो आप फिर पता कर सकते हो कि मेरा जो टीचर है वो किस प्रकार से, इज शी और इज ही साइंटिफिक इन हिज वर्क और इन हिज और इन हर वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स। अब ये साइंटिफिक चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। इसलिए साइंस का डोमेन जो है वो लॉजिक है, डेटा है, लेकिन ये डेटा और ये साइंस बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन। सबसे पहला काम वो करते कि ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज करते हुए जीरो पे लाके जो डेटा और जो लॉजिक डेवलप होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक वे ऑफ अकम्प्लिशिंग द थिंग। तो जो पहले मैं जो बात कर रहा था कि आपने वो दवा बनाई, या जो मैंने आपको बताया कि बाबा को आपको टेस्ट करना है, दोनों केसेस में आपको बंद कराना क्या पड़ेगा, या मैंने जो बताया आपको आसन, आपने जो योगोपचार करने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स किताब लिख रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स किताब में बोल रहे हैं कि डोंट एक्सपेक्ट अस टू गो फॉर साइंटिफिक बट इट डज वर्क। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको इस प्रकार से करनी है तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या होती है। अब आपको ये समझ में आ गया कि दैट इज अनसाइंटिफिक। अब मैं ये बताता हूं कि ये साइंटिफिक कैसे हो सकता है। साइंटिफिक करने के लिए आपको, अगर आपको ये एक दवा आपको टेस्ट करनी है, तो देखो क्या है कि सरदर्द सामान्य बीमारी है, कई लोगों को 4-5 घंटे सरदर्द होता है और एक आधा चेहरा अच्छा नजर आ जाए तो सरदर्द वगैरह सब गायब हो जाता है खुद ही। बॉस के सामने बैठे हो तो सरदर्द चालू हो गया, और एक आधी अच्छी सबऑर्डिनेट आ गई, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल काउंटर पार्ट, उसके कंपनी में बैठो तो आपको फिर आपका सरदर्द वगैरह सब गायब हो जाता है। तो सरदर्द नेचुरल तरीके से भी गायब हो सकता है। अब आपने जब ये दवाइयां अपने सरदर्द वालों को दी, उनमें से कितने लोगों को नेचुरली बगैर ये दवा के भी
कम हो सकता था, आपने एस्टिमेट किया या नहीं किया। हम्म, तो आपने इस वजह से क्या करना चाहिए था, आपने 2 ग्रुप बनाने चाहिए, जिसको बोलते कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप्स। एक आपने पहले उनको ये बताया कि जहां पे आप दवा एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हो और दूसरे जगह आप दवा एडमिनिस्ट्रेट नहीं करने वाले, आपके हाथ में कंट्रोल है। और उसके बाद अगर आपने उसको ये किया तो फिर ये बोला जाता है कि अच्छा फिर देखेंगे अपन। अब अगर जिनको दवा नहीं दी उनका भी अगर सर दर्द गायब हो गया और जिनको दी उनका भी हो गया, तो ये दवा का कोई मतलब नहीं। बराबर है। तो यू रिक्वायर्ड, अब अपना ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर रहे हैं। उसके बाद भी जो ग्रुप फॉर्मेशन है, ग्रुप फॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी रैंडम। अगर देखो, अगर ग्रुप फॉर्मेशन होमोजीनियस हो गया, सारे सरदर्द वाले एक तरफ और सारे नॉन सरदर्द वाले एक तरफ, तो ये ग्रुप फॉर्मेशन अनसाइंटिफिक है। उसके ऊपर की हुई टेस्टिंग अनसाइंटिफिक हो गई। आपको हेट्रोजीनियस बनाना पड़ेगा और वो रैंडमली करना पड़ेगा। और सबसे महत्व वाली बात जो मैंने आपको बताया कि जो स्कूल में पहली 10 आने वाले, लास्ट के 10 आने वाले जो मालूम रहता, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका काम बचा है अंत में, वो ये बचा है कि आपको इस ग्रुप में कौन दर्द सरदर्द वाला है, ये किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। Nobody should know, neither the patient, not the doctor, not the manufacturer. Nobody should know किसको अपन ने सरदर्द की दवा दी और किसको सरदर्द की दवा नहीं दी। पेशेंट को इसको भी बोलते पता हैं डबल होगा। ब्लाइंड, किसी को भी नहीं मालूम, इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड। लेकिन सर ज्यादातर जो टेस्ट होती है आजकल, तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जितना मैं पढ़ता हूँ, वो इसी बेसिस पे करते हैं, पैरामीटर्स लेके जो आप बताए। सिर्फ एलोपैथी की, सिर्फ एलोपैथी, हाँ, सिर्फ एलोपैथी में होता ही है। सिर्फ एलोपैथी। ये क्योंकि एलोपैथी फॉलो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव रिडक्शनिस्ट साइंस। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होगा कि आपका ह्यूमन इंटरवेंशन गायब हो गया, रिडक्शन इसका मतलब होगा कि सबने आपने तोड़ के छोटे से छोटा एलिमेंट, पार्टिकल के नीचे आपका एटम एक एक करके आप सबसे छोटे लेवल पे जाके काम कर। You don't look at the whole, you look at only the parts. This way, whatever science work is the reductionist science. That is why this science is linear. This has to be linear. अब आपने जो महाराज को कॉल किया है टेस्टिंग के लिए, जिस महाराज को आप एक्सपोज करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल ग्रुप बनाना पड़ेगा। आपको जो महाराज दैवी शक्तियों का क्लेम करता है, ऐसे और महाराज अलग अलग तरीके से ढूंढने पड़ेंगे, और किसी को भी नहीं मालूम रहना चाहिए कि उसके बाद दैवी शक्ति है कि नहीं है। और दोनों के सामने आपको ऐसे ऐसे एलिमेंट एक साथ भेजने पड़ेंगे और फिर पता करना पड़ेगा कि इनमें से कितने लोगों को ये पता चला और कितने। अगर उसमें से पता चला जो महाराज क्लेम कर रहा है वो सामान्य आदमी तुम्हारे समान मेरे समान भी क्लेम कर सकता है, तो महाराज के पास कोई दैवी शक्ति नहीं, भले ही उसने सही में पहचाना हो। आपको समझ में आया कि महाराज ने पकड़ा जरूर, लेकिन ऐसा पकड़ तो महाराज मंदर भी कर सकता, मैं भी कर सकता। मैं और मंदर तो महाराज नहीं है, तो क्योंकि मैं और मंदर ऑलरेडी नॉन महाराज है, महाराज भी वही काम कर रहा है जो सर्वसामान्य लोग कर रहे हैं, तो महाराज भी सर्वसामान्य होंगे। इट इज नॉट एक्स्ट्रा सुपरनैचुरल। जब तक आप ये ग्रुप फॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप इस प्रकार से टेस्टिंग नहीं करोगे, और ये अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले इस प्रकार की टेस्टिंग की बात नहीं करते, क्योंकि वो नहीं करते, वो हाईली अनसाइंटिफिक हो गए और वो दुहाई देते हैं साइंस की, और वो हिट करते हैं रिलीजन को, जबकि उन्होंने हिट करना चाहिए साइंस को। सर कैसे? क्योंकि उनको साइंस तो पकड़ा भी नहीं आया ना। आपने स्कूल्स में साइंस इस प्रकार से अगर नहीं पढ़ाया है, अभी आप
2 मिनट समझो। एक मेरा बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, पता नहीं आप लोग पकड़ाओगे यानी ये उचित है कि नहीं है, लेकिन ये अभी क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये सबको पता है कि इट वर्क्स इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड एनी टू बॉडीज विल हैव अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। अब ये जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी को जब तक आप समझ नहीं लेते आपके लाइफस्टाइल में किस प्रकार से काम करती है, आप उसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते। आपने ये देखना चाहिए कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी ये लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्ट होता है, रोजमर्रा की जिंदगी। देयर आर 2 फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक, डिस्टेंस डज नॉट मैटर। सूरज और पृथ्वी के बीच में इतना डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। And the second important aspect about law of gravity is that it is the weakest force. 2 मिनट में टूट जाता है, उसको तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं लगता। ये ऑब्जेक्ट है, आपने अगर उसको ऊपर फेंका, यू आर एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, आपने ग्रेविटी को तोड़ दिया। अगर आप बॉल ऊपर फेंकते हो, थ्रोइंग बॉल अप डायरेक्शन इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि डिस्टेंस डज नॉट मैटर। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में ग्रेविटी विल डेफिनेटली वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। बराबर। एंड इट इज द वीकेस्ट फोर्स। जरा सा भी आपके कानों में ऐसी कुछ खबर आ गई तो ग्रेविटी टूट जाती। मेरे पास आने वाले जो डिवोर्स के केसेस है, उसमें अधिकतर ये वीकनेस ऑफ द ग्रेविटी इज हाईली इन्वॉल्व, क्योंकि ग्रेविटी रहती है। अब लोगों को लगता है कि अब क्योंकि हम प्यार में जुड़े हुए हैं, अब सदा के लिए हम एक साथ ही रहने वाले, हमारी ग्रेविटी बहुत ही अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, कोई तोड़ ही नहीं सकता इसको। पर ये भूल जाते हो कि ये जो ग्रेविटी है, ये जो अट्रैक्शन है, ये दैट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। इसलिए जब पति को किसी की तरफ से पता चलता है कि शर्मा जी थोड़ा घर पे भी नजर रखा करो क्या हो रहा है करके, तो शर्मा जी के दिमाग में भूत सवार हो जाता है कि मैं जब काम पे जाता हूं तो मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है घर पे। ये जो अट्रैक्शन था, ये जो फोर्स था, ये जो ग्रेविटी दोनों के बीच में काम कर रही थी, वो इतनी, क्योंकि वो नेचुरली वीक है, और इस वजह से इट इज वेरी सिंपल टू ब्रेक इट, एंड दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। लेकिन डिस्टेंस डज नॉट मैटर। आप यहां बैठे हो और वो सिंगापुर में भी है, ग्रेविटी विल डेफिनेटली वर्क, बट इट इज वीकेस्ट। हाँ, थोड़ी सी हलचल इधर उधर हो गई, इट इज वेरी डेलिकेट। तो इस प्रकार के जो थ्योरीज है, जिसको आपने रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको उसका अनुभव रोज आते रहे, उस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप साइंटिफिक आउटलुक नहीं बनाओगे, साइंस को अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई नहीं करोगे और किसी को भी साइंस मान लोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, देखो साइंस की कैसी, यानी बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुए, उन्होंने किताब भी लिखी है, बहुत नामचीन मतलब एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, या एस्ट्रोनॉमी में भी काम करते हो, खगोल शास्त्र जिसको बोलते, खगोलीय शास्त्र। अब नेचुरली क्योंकि वो नासा वसा से है और साइंटिफिक में साइंटिस्ट है, साइंटिफिक फील्ड में, सो ही इज अ सर्टिफाइड एथिस्ट। वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज अंडर द ग्रैफ एग्जिस्टेंस ऑफ भगवान इज अनसाइंटिफिक एंड ही जस्टिफाइड इन दैट। आई एम विथ हिम। लेकिन जहां उन्होंने यहाँ इतना बोल दिया
कि जो जो चीजें, अब भगवान को तुमने अनसाइंटिफिक करके अगर नकार दिया है और पूरी अपनी शख्सियत बनाई या पूरी पर्सनालिटी बनाई, तो आपके साथ जितनी अनसाइंटिफिक चीजें जुड़ी हुई वो भी नहीं रहनी चाहिए। आप एक अनसाइंटिफिक चीज को नकारते हो और दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, ये तो गलत है। आपने भगवान को नकारा क्योंकि अनसाइंटिफिक है। लेकिन जब आपके यहाँ कोई बीमार हुआ और वो भी कैंसर से पीड़ित हुआ, अब क्योंकि आपका भरोसा पहले जो साइंटिफिक है वो एलोपैथी है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो आपने मॉडर्न साइंस की ट्रीटमेंट चालू की। मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स ने जब उनको बताया कि नाउ वी हैव रीच्ड टू अवर स्टेज, बियॉन्ड दैट पॉसिबली वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प, then the same person who rejected the existence of God as being unscientific then switched to homeopathy. होम्योपैथी की दवा लेना उनके लिए साइंटिफिक है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाके एक नारियल फोड़ना अनसाइंटिफिक है। मेरे विचार में दोनों अनसाइंटिफिक है। भगवान के मंदिर में पूजा करना या प्रसाद चढ़ाना, भोग चढ़ाना, वहां पूजा करना, और होम्योपैथी के पास जाके दवा लेना और ये अपेक्षा करना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, दोनों अनसाइंटिफिक है एज फार एज मॉडर्न ऑब्जेक्टिव रिडक्शनिस्ट साइंस इज कंसर्न। लेकिन उस व्यक्ति को भगवान से परेशानी है, उसको भगवान से तिरस्कार है। वो अपने आप को ये बताना चाह रहा है कि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं कैसा भला इसमें जा सकता हूं, मैं आस्तिक बन ही नहीं सकता, मैं नास्तिक हूं। लेकिन क्योंकि वो अनसाइंटिफिक है इसलिए मैंने उसको मना किया है, लेकिन उसी समय पे वो होम्योपैथी को एक्सेप्ट करता है। अब ये उसका हो गया अनसाइंटिफिक बिहेवियर। होम्योपैथी इज नॉट साइंटिफिक। अब आप बोलेंगे इट वर्क्स, एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो डज वर्क। मेरी बताई बातें भी लोगों के लिए काम करी है। हो सकता है तुमने अपने बच्चों को एक आधी चीज बताई हो, वो भी काम करी होगी उसके लिए। किसी का बोलना और किसी के लिए काम करना डज नॉट मेक दैट पर्सन और दैट थिंग साइंटिफिक। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट साइंटिफिक एंड आई नो इट, ऑल्दो आई प्रैक्टिस इट, बट आई क्लेम, I begin with that. Look, whatever I am going to suggest, it is highly unscientific. But that does not mean it will not work. But I do not claim my astrology to be scientific. Similarly, homeopath should never claim that their pathy is scientific. It may work. It has worked for many people. But working does not confirm that it is scientific. तो सर फिर साइंटिफिक होना ही लोगों के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? साइंटिफिक है तो बहुत बड़ी चीज होगी, नॉन साइंटिफिक थिंग्स आल्सो वर्क्स। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन नॉन साइंटिफिक वर्क करता है। अब वो कैसा है कि इन्होंने जो सिस्टम बनाई है, साइंस मैं इसलिए पहले से बोल रहा था, साइंस का देखने का दृष्टिकोण कैसा है कि बिना इंसान के मेरी सिस्टम खड़ी हो जाए, और वो सिस्टम में जो भी उचित है या अनुचित है, जो उचित है मैं उसको ग्रहण करूं, जो अनुचित है उसको मैं त्याज्य करूं। अब जो दूसरी सिस्टम जो है, अब इसलिए क्या है कि ये जो साइंस का जो बोल रहा है, अब मेरा भी ये मानना है कि अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टर्म बनाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट मेडिसिन, ऑल्टरनेट पैथी, ये एक टर्म आई है, ऑल्टरनेट मेडिसिन। हाउ कैन देयर बी ऑल्टरनेट मेडिसिन? बताओ मेरे को। अब either there would be a medicine that works or a medicine that does not work. How can there be a alternate medicine? How can there be a alternate pathy? लेकिन ये लोग उसको ऑल्टरनेट, जब आप प्राइमरी से उगता गए या प्राइमरी ने हाथ खड़े कर दिए, जो कि प्राइमरीली एलोपैथी होती है, जब वो बोल देते कि अब हमारे पास करने योग्य कुछ नहीं बचा है, आप चाहे इंडिया में करो या यूएस में करो कि और सिंगापुर में करो कि ऑस्ट्रेलिया में करो, कहीं भी करो, अब हमारे शास्त्र में इसके ऊपर कुछ नहीं बचा है,
then they start thinking about alternate. हम्म, That alternate is unscientific. Okay. ये आपने हमेशा याद रखना चाहिए कि जो काम करता है वही साइंटिफिक होगा, ये जरूरी नहीं है। आप यानी रादर इस प्रकार से जो काम करता है वो पक्का साइंटिफिक है, ये जरूरी नहीं है। दिस इज द करेक्ट वे। ओके, It सो is not बेसिकली सर mandatory. जो पॉइंट है कि लॉजिक और डेटा विदाउट यही मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बच्चों को ये थिंकिंग डेवलप हो रही है अगर कि आपका साइंस का देखने का तरीका कैसा है, कि क्या मैं ये साइंस ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे को साइंस ऑब्जेक्टिवली पढ़ाया जाता है। मेरा स्कूल चालू होता है असेंबली से, दैट इज अनसाइंटिफिक। मेरा स्कूल चालू होता है असेंबली में प्रेयर से, दैट इज अनसाइंटिफिक। मेरा क्लास चालू होता है आते ही गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, या जो भी समय हो उस हिसाब से गुड आफ्टरनून, दैट इज अनसाइंटिफिक। मेरे को मास्टर पढ़ाता है साइंस, 90% ऑफ द टाइम्स इट इज अनसाइंटिफिक। मेरे को एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं लेबोरेटरीज में, 90% ऑफ द टाइम्स आर अनसाइंटिफिक। मैं एक्सपेरिमेंट साइंस के करते रहता, मेरे को न्यूटन रिंग देखना है, मेरे को प्रिज्म देखना है, मेरे को कैलिब्रेशन करना है, मेरे को सारी और चीजें करनी है, या कोई सर्किट टेस्ट करके देखना है, वो सारी चीजें है। लेकिन मेरे को जिस प्रकार से कराई जाती है, दैट इज नॉट साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट। सर वो कैसे, वो टॉपिक वो अनसाइंटिफिक कैसे हुआ? अप्रोच तो है पूरा सर दिया हुआ। क्योंकि उसमें जब तक सब्जेक्टिविटी है, जब तक उसमें सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिविटी प्रोड्यूस करना है। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में कराते क्या है कि आपको न्यूटन रिंग का प्रोसीजर दे दिया जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स है, स्टेप नंबर 1 विल बी दिस थिंग, स्टेप नंबर 2 आप फॉलो द सिस्टम, फॉलो द रूल्स एज इंडिकेटेड। Step number 1 has to be done as step number 1, and step number 10 has to be done as step number 10, and upon completing step number 10, अगर आपको जो वो भी लिखा रहता है कि upon completion of step number 10 you should observe such and such thing, if observed tick okay, if not observed repeat again, assuming that in between somewhere you got it wrong। तो ये जो तरीका है करने का, ये साइंटिफिक नहीं है। कई स्कूल्स में हो सकता है, विदेशों के स्कूल में ऐसा कर दिया जा रहा होगा कि ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये गायब कर देते, ये नहीं रखा जाता उनके सामने। इनके सामने इंस्ट्रूमेंट रखा जाता, इंस्ट्रूमेंट की क्या नोट से ये बताए जाते, और वो थ्योरी उनको थ्योरी क्लास में समझाई जाती। अब आपके पास 3 घंटे है या 4 घंटे है और आपको ये आउटपुट डिजायर्ड है, आप 3 लोग मिलके ये आउटपुट को अराइव करो और बताओ कैसे कैसे स्टेप वाइज आएगा। अगर आपने इस प्रकार से करा और देन यू गॉट द स्टेप्स टू बी परफॉर्म ऑफ योर ओन विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द स्कूल टीचर और फ्रॉम द लेबोरेटरी असिस्टेंट और फ्रॉम एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट और फ्रॉम गूगल और फ्रॉम एनी अदर इंटरनेट साइट, देन दैट इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद द साइंस। सर तो आपको थ्योरी बता दी गई, बराबर है। तो इधर सर बच्चों के स्कूलों में, हमारे यहाँ पे यूके में जो कि सेकेंडरी में है 8, 9, 10th में, उनको आप जैसे बताए वैसे ही होता है कि केमिस्ट्री छोड़ के एसओपी नहीं देते। हाँ तो वो अब वो आ गया, मतलब हो सकता है वहां पे साइंटिफिक आउटलुक ज्यादा पहले डेवलप हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे आज भी स्कूल्स की जो लेबोरेटरीज है उसमें स्कूल्स के बच्चों का इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता नहीं। एक बार क्लास होती है हफ्ते में या जब यानी वो भी टाइम टेबल के हिसाब से होता होगा, लेकिन उसमें उनको ये लिबर्टी नहीं रहती कि आपको थ्योरी समझा दी गई है, आपको डिजायर्ड आउटपुट मालूम है, अब आप स्टेप्स निकाल के लेके आओ कि मैं कौन से स्टेप्स बनाऊं, किस तरीके से उसको फॉलो करूं ताकि मेरे को ये डिजायर्ड आउटपुट मिले।
आप अगर ये करना चालू करेंगे इन्होंने, तो फिर वो थ्योरी उसको वो अप्लाई करनी पड़ेगी। वो थ्योरी के जो फाइनल पॉइंट्स है जो टीचर ने छोड़ दिए थे कि ताकि ये एक्सपेरिमेंट करते करते खुद एक्सप्लोर करे, वो उसमें वो थोड़ा सा अपना एडिशन करेगा और उसके वजह से उसको क्लिक होगा वक्त पे, दैट इज सब्जेक्टिविटी। और उसके वजह से वो टिक करेगा कि अच्छा ये पहले अगर करता हूं तो फिर मेरा सेकंड स्टेप बनता है, फिर मेरा तीसरा स्टेप बनता है, तब कहीं जाके मैं पूरा प्रोसीजर बना सकता हूँ। अब होता क्या है कि हमको प्रोसीजर दे दिया जाता है, हमको सिर्फ वो प्रोसीजर फॉलो करके डिजायर्ड आउटपुट आया कि नहीं आया ये बताना पड़ता है। अगर आ गया है तो वहां लेबोरेटरी असिस्टेंट को बुलाना पड़ता है या जो बैठा हुआ मास्टर है उसको बुलाना पड़ता है, सर देख लो मेरा आ गया है, बोलता वेरी गुड, गुड, वेल डन, सही। दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक वे ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तुमको अगर मदरबोर्ड पे सब दे दी गया, सिर्फ अब तुमको दो डायरेक्ट या दो कनेक्टिविटी करनी है मात्र, और वो फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है और बोलना है कि ये आ गया है, तो दैट इज अनसाइंटिफिक। कंप्यूटर्स में बहुत बार हमारे पास ये लिबर्टी रहती है। कंप्यूटर्स दैट इज वाई इज हाईली सब्जेक्टिव। आपको अगर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का एक प्रोग्राम लिखना है तो यू हैव, अब प्रोग्रामिंग में यू ऑलवेज हैव लिबर्टी ऑफ बीइंग सब्जेक्टिव अबाउट इट। आप किसी प्रकार से भी लिख सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ इट। तो कंप्यूटर इज मोर एक्सप्लोरिंग एज फार एज योर ability to solve the problem, but it lacks this when it comes to pure science. And that is why these scientific ways adopted in the science stream, adopted in the education, are highly unscientific. उनको आप एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दे रहे। अगर वो नहीं दे रहे तो उसका डेवलप ही नहीं होता। इसलिए क्या करता है, लेटरली पढ़ते जाता है। उसको मालूम है कि मैंने ये पढ़ लेना है, 4 मार्क आने हैं उसके ऊपर, अगर मैं सब बराबर लिखता हूँ उसके बाद मेरे को 75 के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर मैं ये फला फला स्कूल से फला फला कॉलेज में चले जाऊंगा, उसके बाद मैं आईआईटीज में या किसी भी एनआईटीज में चले जाऊंगा, फिर तो मेरा यूएस पक्का है। तो 8वीं के बच्चे को ही मालूम रहता है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कैलिफोर्निया में जाना है। वो रहता 8वीं में भंडारा में, लेकिन उसका सोच चलते रहती 8वीं से ही कि मैं जाऊंगा कैलिफोर्निया करके, क्योंकि उसका मास्टर उसको बताते रहता कि तू बेटा ऐसा तेरे को करना क्या, कैलिफोर्निया में रहेगा तू सोच, यहाँ पे 90, उसके बाद 95, उसके बाद 99, तू बचे ही नहीं है कुछ तेरे लिए, अभी सीधा कैलिफोर्निया। तो शिक्षा का पूरे जो साल गए उसके कोई उपयोग नहीं हुआ। उसको साइंस कुछ भी, उसके पर्सनालिटी में साइंस ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं लाई। उसने साइंस पढ़ा ही नहीं, उसको साइंस समझा ही नहीं। उसको सिर्फ ये समझा कि पेपर में जवाब कैसे लिखते हैं, वो थ्योरी की क्या मायने हैं, और उसको किस प्रकार से मैं अच्छे से एक्सप्रेस करूं तो मैक्सिमम मार्क्स फेच आउट कर सकता हूं। तो साइंटिफिक आउटलुक उसका डेवलप नहीं हुआ। क्यों लोग साइंस पढ़ने के बाद भी अनसाइंटिफिक तरीके से जिंदा रहते? उसका कारण ही यह है कि उनके एजुकेशन में साइंटिफिक तरीके से साइंस नहीं पढ़ाया जाता। उस बच्चे का साइंटिफिक, आपको स्कूल में कितना साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप किया, मेरे को एक भी एग्जांपल बता दो किसी की भी स्कूल में, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एंड मोर सो इन इवन अदर कंट्रीज आल्सो, nobody is bothered about developing the scientific outlook. आपको रैंडम थ्योरी, रैंडमनेस, इस प्रकार से आपको ग्रुप फॉर्म करके किस, यानी साइंटिफिक डेटा कलेक्शन किसको बोलते हैं, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी किसको बोलते हैं? कर्णों को करनी, किंवदंती, इस प्रकार की जो अपने यहाँ टर्म्स है कि प्रतीक ने बोल दिया है कि एक काम कर, वेखंडे ना बहुत अच्छा पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ उसके पास जाए। प्रतीक ने अमित को बताया, अमित ने सुरेश को बताया, सुरेश ने अहमद को बताया, सब लाइन से लग गए, अरे नहीं मेरे को अगर वेखंडे सर के यहाँ एडमिशन मिल गई तो मेरा तो पक्का है, क्योंकि मेरे को प्रतीक ने, अरे मेरे को भी कर्णों को करनी बनते जाता है। कोई ये नहीं देखता कि ये साइंटिफिक तरीके से पढ़ा रहा है, इसका साइंस में अपना पर्सनालिटी डेवलप हो गया क्या उसकी वजह से, उसके तरफ उसका कोई ख्याल नहीं है। और यही सबसे बड़ी शोकांतिका, यही सबसे बड़ा क्या बोलते हो लैक्यूना है साइंस के साथ।
साइंस इज नॉट गेटिंग जस्टिफाइड इन द आईज ऑफ कॉमन पीपल। आपको साइंस का दृष्टिकोण ही डेवलप नहीं हुआ, आपको साइंस का दृष्टिकोण डेवलप किसने करने की चेष्टा ही नहीं करी, क्योंकि आपको सिर्फ पास और पैसे, ये दो एस्पेक्ट के लिए ही साइंस पढ़ा है। लेकिन सर एक क्वेश्चन आता है कि जो कि मॉडर्न ऑब्जेक्टिव रिडक्शनिस्ट अप्रोच का जो अप्रोच था उसमें आप ह्यूमन इंटरवेंशन हटा रहे हो, और जब आप एक सब्जेक्टिव अप्रोच लेते हो तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का इन्वॉल्वमेंट है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग बराबर है सर? हाँ बराबर है ना। तो सर अगर हम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ अगर हम साइंस पढ़ाते हैं तो वो क्यों पढ़ाना चाहिए? उससे हमारा फायदा कैसे होगा? वो पढ़ाई करने से हमारा फायदा कैसे होगा? वो मुझे अभी तक अरे समझ बहुत में फायदे, नहीं आया। देखो क्या है, जिंदा रहने के लिए एक अकेला साइंस काफी नहीं है। आदमी जिंदा सिर्फ साइंस के बदौलत नहीं रह सकता। आदमी की सोच साइंटिफिक बनाने से बहुत फायदे हैं। आदमी को यानी नेचर, देखो नेचर का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को समझने के लिए साइंटिफिक आउटलुक होना जरूरी है। और नेचर का एक पर्पस है, वो जहां ये पर्पस की बात कर रहे हैं ना, वहां पे ये आपका जो सवाल है ये पर्पस की तरफ लेके जाता है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं नेचर को समझूं, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि यार मैं ये भी समझूं कि मैं काय के लिए पैदा हुआ, क्या है मेरा अस्तित्व, मैं क्या, मेरा क्या वजूद है। ये हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक होते रहते हैं। वो जो है वो साइंस के डोमेन में नहीं आता है। पर्पस ऑफ नेचर इज नॉट द डोमेन ऑफ साइंस। फिर किस डोमेन में आता है? वो अलग, वो अपन जब उधर जाएंगे बाकी की दो, अच्छा, उस तरफ साइंस के डोमेन में ऑर्डर ऑफ साइंस, ऑर्डर ऑफ नेचर, एक नेचर का ऑर्डर है। उस ऑर्डर को समझने के लिए आपको साइंटिफिक थिंकिंग की आवश्यकता है। अगर आपने नेचर का ऑर्डर साइंटिफिक तरीके से समझा तो आप सही तरीके से, इसलिए क्या है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंटिफिक। अगर आप साइंटिफिक तरीके से जिंदा रह रहे हो तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आनी चाहिए। इतनी तो आनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं ये भले ही सही या गलत जो भी है, लेकिन ये अनसाइंटिफिक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं अनसाइंटिफिक कोई काम कर रहा हूं तो गलत ही है, या ये भी जरूरी नहीं है कि मैं कोई साइंटिफिक काम कर रहा हूं तो सही है, क्योंकि साइंटिफिक काम तो एटम बम बना के भी किया था। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। साइंटिफिक काम तो ये थर्मल पावर स्टेशन बना के भी कर रहे हैं, साइंटिफिक फॉर्म तो समृद्धि महामार्ग समान ये बना के भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें 3 महीने में 1000 लोग मर गए। सो हर साइंटिफिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए जरूरी नहीं, वैसे ही हर अनसाइंटिफिक एक्टिविटी गलत ही होनी चाहिए जरूरी है। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं ये पोर्शन जो है वो साइंटिफिक है, और ये मेरे जीवन का इतना पोर्शन जो है वो अनसाइंटिफिक। दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह गलत होते हैं। आपने ये पकड़ लेना चाहिए कि आदमी के जीवन में कुछ अनसाइंटिफिक चीजें और कुछ साइंटिफिक चीजें दोनों लगती है। आप सिर्फ एक ही चीजों पे पढ़ रहे। प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिस्ट है। अरे एक और एग्जांपल बताता हूं। कम्युनिस्ट आर फॉन्ड ऑफ बीइंग साइंटिफिक। एक सेलिब्रिटी केरला की एक मिनिस्टर है, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट लेडी, बहुत अच्छी लेडी है वो। उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है, अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आई एम साइंटिफिक दैट इज व्हाई आई एम कम्युनिस्ट, और आई एम कम्युनिस्ट दैट इज व्हाई आई एम साइंटिफिक। दोनों इंटरचेंज करके उन्होंने उसमें बताया। और जब साइंटिफिक तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सबसे पहले मौका मिला उनको बाहर जाने का, क्योंकि इन्होंने पूरी थ्योरी जो बनाई है कम्युनिस्टों की वो मार्क्स ने बना के दिया है इनको। अब ये पहली बार जब विदेश गई ये मिनिस्टर, इन द कैपेसिटी ऑफ मिनिस्टर, उनको पूछा गया कि आप इस देश में आए हो, आपको
क्या देखना है? सबसे पहले चीज उन्होंने डिमांड की, मेरे को जाना है उसके मजार पे, मार्क्स पे, और वहां जाके मेरे को 10 मिनट बैठे। तो उनके लिए अरेंजमेंट की गई और वहां जाके वो 10 मिनट बैठे। अब ये जो पूरी एक्टिविटी हुई, उन्होंने सही किया गलत किया इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये अनसाइंटिफिक। अगर तो आप कम्युनिस्ट हो और अगर तो आप साइंटिफिक हो, तो आप किसी के मजार पे जाके अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं करा सकते, बिकॉज दैट वेरी एक्टिविटी इज अनसाइंटिफिक। देयर इज नो मजार इन साइंस, देयर इज नो डेड बॉडी lying in the mazar in the science, and that dead body does not communicate in any way. There is no spirit in the science, and therefore if as a communist and as a scientific, highly scientific person, you first activity you do to visit that cemetery, वहां जाके अगर आप बैठते हो 10 मिनट और ये बोलते हो कि उस दिन मेरे को धन्य हो गया मैं वहां जाके, तो दिस इज हाईली अनसाइंटिफिक, एंड यू विल बी सरप्राइज। उस व्यक्ति ने कम से कम 10 से 15 बार आई वॉज लकी इनफ, आई वॉज फॉर्चुनेट, इस प्रकार का सेंटेंसेस बनाए। जो कम्युनिस्ट है, जो साइंटिफिक है, जो साइंस को मानता है, वो कभी भी लक, फॉर्चुनेट इस तत्सम शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। लेकिन हम इतना, वो दैट मिनिस्टर हु वाज प्रीवियसली साइंस टीचर बिफोर शी जॉइन पॉलिटिक्स, तो वो साइंस टीचर रहने के बाद भी उनके रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके अपने किताब में, ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने कम से कम 15-20 बार लकी, लक, फॉर्चुनेट अपने बारे में बात किया है, और उन्होंने जाके वहां पे उसके मजार पे माथा टेका है या वहां बैठे है 10 मिनट के जाके। दैट वेरी एक्टिविटी shows the unscientific attitude still germinating in the minds of these communists also. बराबर है सर। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को साइंटिफिक नहीं कहला सकते। और जो आज की एजुकेशन सिस्टम है, जो आज का आपका बच्चों का साइंस के बारे में बताया जा रहा है, उसमें साइंस पढ़ाया जा रहा है, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं बताया जा रहा। सबसे बड़ा सेंटेंस क्या है साइंस का मालूम है? एनीथिंग दैट कैनॉट बी फॉल्सिफाइड कैनॉट बी साइंटिफिक। Okay. Should I repeat? Anything that cannot be falsified cannot be scientific. इसका मतलब क्या है सर? मुझे भी समझा नहीं प्रॉपर। Cannot be falsified, जिसको आप गलत नहीं कर सकते, वो साइंटिफिक हो ही नहीं सकता। ये तो उल्टा हो गया। ये सबसे पहला डॉक्ट्रिन है, ये सबसे पहला साइंटिफिक आपको बच्चों में ये आना चाहिए। आप जिस चीज को फॉल्स या गलत साबित नहीं कर सकते, वो साइंटिफिक हो ही नहीं सकती। सर कोई एग्जांपल? अब ले लो, अरे वो 25, अरे ये अब इतना साइंस पढ़े आपने, ये तो साला विदेश जाके बैठा है, पता नहीं क्या करता है साइंस। आपने देखो रीइंकारनेशन ले, आप रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म, दिस कैनॉट बी फॉल्सिफाइड, कैनॉट बी, इट कैनॉट बी। आप मेरे को कैसा ये गलत है बताओ, क्योंकि मैं अगर मेरे ओपिनियन में फिक्स हो कि मेरा पुनर्जन्म होने वाला है, मैंने अगर बता दिया, मेरे स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं कि ये ऐसा होता है करके, मैं आप उसको नकार सकते हो, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते। हाँ जैसे सही साबित नहीं हो सकता, वैसे गलत भी साबित नहीं हो सकता। गलत साबित भी नहीं। एनीथिंग दैट कैनॉट बी फॉल्सिफाइड इज नॉट साइंटिफिक। लेकिन फिलोसफी की तरफ सर उतना दूर जाने से अच्छा कोई सर डे टू डे एग्जांपल बताइए इसका मेरे को सर। वो ऑर्डर ऑफ नेचर फॉल्सिफाइड में डे टू डे एग्जांपल, ये सर कब का
ये कप में चाय है कि नहीं है? हाँ, ये देखो, ये कप का अगर है, अगर आपको कप के बारे में पता करना है कि ये कप में, अभी ये जो तो मेरे हाथ में कप है, ये कप में चाय है कि नहीं है, ये मैं अगर फॉल्सिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं गलत साबित कर, अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये कप में चाय नहीं आ सकती या ये कप में चाय आ सकती है, ऐसा कोई आपने स्टेटमेंट दिया, अगर तो मैं उसको गलत साबित नहीं कर सकता, अगर तो मैं इसको गलत साबित नहीं कर सकता, तो वो साइंटिफिक नहीं है। जैसे 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 मैं, आप समझ में आया? अभी जैसे आपको मैं बताया कि कुछ लोगों का मानना है कि सर्वांगासन करने से हार्ट की बीमारी ठीक हो जाए। अब मेरे को ये गलत साबित करना है, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। क्राइटेरिया मेजरमेंट या तो डेटा या आप लॉजिक लगा ही नहीं सकते उसमें। यही, कोई भी चीज अगर आप कोई स्टेटमेंट कर रहे हो, उसको आप गलत साबित कर ही नहीं सकते। इट कैनॉट बी फॉल्सिफाइड। आप उसको नकार सकते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि आप सर गलत बोल रहे हो, ये मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। दैट्स योर फेथ। ये मान रहे आप, ये मान रहे आप, मानना न मानना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको साइंटिफिकली उसको प्रूव करना है कि फला फला आसन से ये फला फला चीजें ठीक होती कि नहीं होती, आपको उसको गलत साबित करना है, क्योंकि स्क्रिप्चर में लिख दिया, क्योंकि मैं इतनी अथॉरिटी पिछले 40 साल से मेरा अनुभव है। प्रतीक क्या बात करो, तुम कल के बच्चे आए हो मेरे सामने बात कर रहे हो, 40 साल मैंने क्या झक मारा है? इतने पेशेंट को मैंने ठीक किया है, हो गया खत्म। कैन आई फॉल्सिफाई? नो, आई डू नॉट हैव अथॉरिटी टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। क्योंकि अगर मैं उसको फॉल्सिफाई कर पाऊं तो मेरे को पूरी सिस्टम खड़ी करनी पड़ेगी, मेरे को फिर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, मेरे को उसमें रखना पड़ेगा, मेरे को सिस्टम खड़ी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके मैं 10 साल तक शायद ये ट्रायल लूंगा और उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। अगर बावजूद उसके मैं ये नहीं कर पाया तो आई विल से दैट दिस इज अनसाइंटिफिक। इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रीइंकार्नेशन, और ऑल योर बिलीफ सिस्टम, ऑल योर बिलीफ सिस्टम, कोई भी, जैसे आप भगवान के मंदिर में जाते हो, एनीथिंग दैट इज रेस्टिंग ऑन बिलीफ सिस्टम दैट कैनॉट बी फॉल्सिफाइड। जैसे राष्ट्रगान है, इस पे भी बहुत डिबेट होता है कि खड़े रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। वो खड़े रहना चाहिए, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ये खड़े रहना अनिवार्य है, अनिवार्य है। लेकिन डिबेट इस पे हो सकता है कि क्या ये साइंटिफिक है कि अनसाइंटिफिक है। अच्छा, अगर आपके स्कूल में राष्ट्रगान हो रहा है तो साइंटिस्ट बोल सकता है कि अनसाइंटिफिक है। तो अनसाइंटिफिक है भी तो उसमें क्या झगड़ा करना? अनसाइंटिफिक है तो है। राष्ट्रगान अच्छा ही होना चाहिए। आप अगर उसको अब भी अंडर कर देंगे, इट कैनॉट बी फॉल्सिफाइड। राष्ट्रगान अगर आपने रूल बनाया है और आप उसमें खड़े होना ये अनिवार्य है, उसमें बहस नहीं है। अगर एक बार मान लिया कि राष्ट्रगान ऐसा रूल है तो खड़े हो जाओ, लेकिन क्या ये साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है? शायद नहीं करता। तो आपके स्कूल में सुबह होने वाली प्रेयर और स्कूल खत्म होते होने वाली आपकी राष्ट्रगान, ये दोनों अनसाइंटिफिक है। आपके स्कूल में मास्टर जो पहले 3 रो को पढ़ाता और पहले 3 रो को पूछे गए सवालों को इंटेलिजेंट समझता और आखिरी के 3 रो को पूछे गए सवालों को बद से बदतर समझता, दिस इज हाईली अनसाइंटिफिक। आपके स्कूल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को ज्यादा महत्व दिया जाता भाषाओं के और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मुकाबले में, दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे जाते उनको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और वॉलंटियर बना के रखते, वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते करके ये एक धारणा बना देते, दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। आपके स्कूल में मेरिट आना ही एक क्राइटेरिया है, बोर्ड के एग्जाम में 90% एंड अबव लाना ही एक बड़ा क्राइटेरिया है, दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। आपके स्कूल में
बड़े एजुकेशन कॉलेजेस में, नामचीन कॉलेज में जाने के लिए आपको प्रिपेयर कराना, मात्र यही एक उद्देश्य बचा है, दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। आपके कॉलेजेस में आपको आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। और आपके आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में आपको मात्र पैसे कमाने के लिए डेवलप किया जा रहा है या यूएस में जाने के लिए ग्रूम किया जा रहा है, दैट इज हाईली अनसाइंटिफिक। तो फिर काफी अनसाइंटिफिक चीजों के कारण लोगों का बिजनेस चलता है। जैसे अभी आपने बोला कि अगर आपको आईआईटी, आईएम इधर ही पूरी जाने के लिए एजुकेशन सिस्टम अनसाइंटिफिक तरीके से चल रही है। तो लोग तो ट्यूशन क्लासेस कर दी है ना, कि उनके बोर्ड पे लिखा रहता है कि सबसे ज्यादा आईआईटी में इस बार हमारे यहाँ के स्टूडेंट गए, हम आईआईटी की प्रिपरेशन कराते, 12th की नहीं कराते, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हम ध्यान देते हैं। तो बेसिकली क्योंकि वहां पे अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है, तो अनसाइंटिफिक एटीट्यूड इज रैम्पेंट एज फार एज टुडेज सोसाइटी इज कंसर्न्ड। बट जैसे आपने बोला था कि अनसाइंटिफिक एटीट्यूड कैन बी गुड, कैन बी बैड, तो वो जो धंधा कर रहा है उसके लिए बहुत सही बहुत सही चीज है। मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि अनसाइंटिफिक इज ऑलवेज बैड। हाँ, क्योंकि मेरा ये ये धंधा कर रहा है वो तो काफी बढ़ रहा है उससे। वो अनसाइंटिफिक तरीके का वो भी एक तरीका है जिंदा रहने। साइंस वालों का जो ट्रू साइंटिस्ट है और जो बिल्कुल इसको बोलेंगे एग्रेसिवली साइंस की पूजा करते हैं, वो दे आर एट रॉन्ग position. They feel like if any unscientific activity is detrimental to society, it is not so. Because life cannot be totally governed by science or being scientific all the way. आप घर में बच्चों से साइंटिफिक बात नहीं कर सकते, आप घर में बीवी से साइंटिफिक तरीके से बात नहीं कर सकते, आप पड़ोसी से साइंटिफिक तरीके से बात नहीं कर सकते। उसके लिए नहीं तो आपको पहले प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा। आप मैरिज इनविटेशन देते हो लोगों को, तो इट हैज टू बी अनसाइंटिफिक। आपका 90% ऑफ द लाइफ इन सोसाइटी इज गवर्न बाय नॉन साइंटिफिक एक्टिविटीज। लेकिन जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपका साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करा रही है क्या सिस्टम, ये देखना जरूरी है। हाँ, आपका पेरेंटिंग इस प्रकार से हो रहा है क्या आप उसको डिफरेंशिएट करा सकते हो कि what is scientific thinking, what is unscientific thinking and what is non-scientific thinking? सर, आपने एक ऑर्डर ऑफ नेचर की बात बताई थी समझने के लिए, ये एक पीछे जा रहा हूं मैं क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ नेचर की बात समझने के लिए। तो जो साइंस पढ़ने का जो स्टूडेंट है, जो साइंस पढ़ता है स्टूडेंट, उसके लिए इंपॉर्टेंट है समझना ऑर्डर ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या सर? अरे नेचर में, नेचर का ऑर्डर समझेगा तो नेचर किस प्रकार से काम करता है। ऑर्डर बोले तो लॉ एंड ऑर्डर रहता कि नहीं, एक शब्द है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था, जिसको पुलिस एनफोर्स करती है। कि ऑर्डर बोले तो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह पे रहे और पूरी व्यवस्था प्रणाली में बराबर चलती रहे, कहीं उसमें बिगाड़ ना हो। अगर वो वहां पे बिगाड़ हो गया तो कैओटिक हो जाएगा, लोग एक में को लूटना चालू करेंगे, तो ऑर्डरलेस सिस्टम हो जाएगी। तो नेचर है, नेचर एक अपने ऑर्डर से चलता है। कि आप जैसे ऋतुमान बोलते हो उसको, कि समर आएगा, उसके बाद आपका बारिश आएगी, उसके बाद ठंड पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर से आपको, यानी ये पूरा जो ऋतु चक्र जो चलता है उसमें हर चीज अपने ऑर्डर से होती है। उसी हिसाब से आपको फल मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको रोग आएंगे, उसी हिसाब से आपको धन प्राप्ति होगी, उसी हिसाब से सारी चीजें होती है। आपके रोग भी उसके साथ साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑर्डर है। ये ऑर्डर कैसा है, ये कैसा वर्क करता है, ये साइंस पता करता है। कि अगर आपने उसको ठीक से समझा कि ऑब्जेक्टिविटी एट इज पीक इज व्हाट इज मॉडर्न साइंस। तो ये ऑब्जेक्टिवली आप नेचर की तरफ देखो और पता करो कि ऑर्डर क्या है। That is modern scientific way of understanding the science. और ये आपके बच्चों को मालूम रहना चाहिए, ये आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेट करने को ना, ये सारी चीजें उसको बताने को। जब आप ये बस अब आपके एजुकेशन सिस्टम में, जैसे मैं बोलता हूं कि लोगों ने बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज
बड़े बड़े लोगों की पढ़ना चाहिए, उनके मालूम रहना चाहिए इन्होंने अपना व्यक्तिमत्व कैसा डेवलप किया। वैसे ही अगर आप साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करा रहे हो तो आपने साइंटिस्ट की बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज आपके एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। आज जो साइंटिस्ट बने हैं, आज जो नोबेल प्राइज विनर्स है, जो नोबेल जब से भी चालू हुआ होगा, नोबेल प्राइज इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट इन द साइंटिफिक एरिया। उनमें से कितने अनसाइंटिफिक लोगों को, मानने वाले को आपने नोबेल प्राइज दिया हुआ है? इसका किसी ने कभी डेटा बनाया है? नहीं। कितने लोगों को आपने जो अनसाइंटिफिक तरीके से जिंदा रह रहे थे, साइंस में लेबोरेटरी में उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल करने लायक काम किया, अवश्य किया, लेकिन अपने जीवन में they were busy doing some unscientific activities also। बरोबर। तो आपने कभी ये बताया लोगों को? उसमें से कितने लोग चर्च में मिनिस्टर्स थे? उसमें से कितने लोग कैथोलिक सुबह दोपहर शाम को प्रेयर अटेंड करते थे, संडे मास बिल्कुल अवश्य अटेंड करते थे? ये जब तक आप साइंस, देखो क्या है कि आप एक ही साइड बताते हो, साइंस यानी सब कुछ अच्छा, साइंस यानी सब कुछ बेहतर, और वो साइंस का एक नजरिया है, वो नजरिया आपने लोगों के दिमाग में फिट करना चाहिए कि साइंस है मतलब आई शुड ऑलवेज बी स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग इंक्लूडिंग माय ओन बिहेवियर एंड इंक्लूडिंग माय ओन बिलीफ सिस्टम, एंड देन हाउ टू टेस्ट इट, देयर इज अ डेफिनेट वे ऑफ, वो ही तरीके से मैं उसको टेस्ट करूंगा तभी मैं साइंटिफिक कहलाऊंगा। जो मैंने शुरुआत में बताया आपको कि ये कर दिया, दवा दे दी और ये महाराज को चैलेंज दे दिया, दिस इज ऑल हाईली अनसाइंटिफिक वे। तो ये आपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट या इनकलकेट करने को ना, इनको ये पहले से ही बताने को ना कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस टीम में जा रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी इस प्रकार से डेवलप होनी चाहिए। अगर तो ऐसा नहीं हुआ है तो उन्होंने साइंस पढ़ा जरूर, उनको फिजिक्स समझा जरूर, उनको केमिस्ट्री आया जरूर, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं बन पाए, उनका एटीट्यूड साइंटिफिक नहीं बना। तो साइंटिफिक एटीट्यूड बनाने के लिए क्या करना चाहिए और साइंस का डोमेन क्या है, ये आज मेरे ख्याल से मैंने एक प्रयास किया आप लोगों के सामने रखने का। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को या जो भी आपके संपर्क में आते हैं उनको साइंटिफिक तरीके से सोच क्या होती है इस विषय में पक्का आगाह करोगे, पक्का आप उनको कुछ ना कुछ बताओगे कि देखो इस प्रकार की थिंकिंग इज साइंटिफिक, रेस्ट एवरीथिंग एंड मेक इट वेरी क्लियर, देयर कैन नॉट बी अल्टरनेट मेडिसिन, आइदर मेडिसिन वर्क्स और इट डज नॉट वर्क, देयर इज नो अल्टरनेट वे ऑफ हीलिंग। बरोबर है सर। हीलिंग वी आइदर वर्क और इट विल नॉट वर्क। सर तो हम एक हिस्ट्री में जाते हैं सर, एक क्वेश्चन खाली लास्ट वाला मेरा, हम हिस्ट्री में जाते हैं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि काफी प्रचलित और फेमस रहे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, पुराणों में, हमारे इसमें लिखे हैं जो अपने इसमें सारी ऋषि संस्कृति जो है, ऋषि संस्कृति की खासियत यह है कि उन्होंने सब्जेक्टिविटी को भी पकड़ के रखा है और ऑब्जेक्टिविटी को भी पकड़ के रखा है। उन्होंने किसी एक ही एंगल को सर्वस्व नहीं माना, उन्होंने दोनों चीजों को इक्वली एक्सेप्ट करते हुए सारी ऋषि संस्कृति का ढांचा ही इसके ऊपर खड़ा हुआ। इन्होंने एक तरफ अगर आपको श्री सूक्त दिया है जो कि हाईली सब्जेक्टिव है, अब मेरे शब्द याद रखना, श्री सूक्त जो कि हाईली सब्जेक्टिव है, उसी समय उन्होंने दूसरी जगह आपको पुरुष सूक्त दिया है जो कि हाईली ऑब्जेक्टिव है। आप अगर श्री सूक्त का पाठ करते हो तो ये निषिद्ध माना गया है, क्योंकि आप जहां श्री सूक्त का पाठ करोगे उसी समय आपको बोला गया है कि पुरुष सूक्त का पाठ अनिवार्य है। अगर आप पुरुष सूक्त का पाठ करते हो तो उसी समय आपको बोला गया कि श्री सूक्त का पाठ अनिवार्य है। उसकी वजह ये है कि एक
हाईली सब्जेक्टिव है, दूसरा हाईली ऑब्जेक्टिव है, दोनों फैकल्टीज आपकी डेवलप होने, तब तो आपकी साइंटिफिक धारा बनेगी। यू कैनॉट, मॉडर्न साइंस क्या है कि क्योंकि टोटल 101% ह्यूमन इंटरवेंशन को गायब करना है उनको, एआई लाके तो अब उन्होंने और पूरा खत्म कर दिए जो बचा कुछ था। बेसिकली मॉडर्न साइंस गोज इन व्हाइट और ब्लैक, नॉट बोथ। यस, तो इसी वजह से इनको ये एक एक्सट्रीम ले रहे हैं, और ये बाकी जो चीजें जो अर्ध पड़े हैं और ये इनको लगता है कि हमारे रिलीजन में सब कुछ है, तो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ये दूसरी एक्सट्रीम है। दो एक्सट्रीम पे ये लोग काम करते हैं। लेकिन ऋषि संस्कृति टेक्स द मिडिल पाथ। ऋषि संस्कृति बोलती है कि आप श्री सूक्त का भी पठन करो जो कि सब्जेक्टिव है, और आप पुरुषोक्त का भी पठन करो जो ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ऑब्जेक्टिविटी का भी नॉलेज होते रहेगा और आपको सब्जेक्टिविटी का भी नॉलेज होते रहेगा, और आप धीरे धीरे करके ऊपर चलेगा। आई बात समझ? कोई भी आप किसी भी ऋषि का अगर आपने चरित्र देख लिया तो आपको उसमें दोनों तरीके से मिलेगा। द लाइफ ऑफ अ ऋषि विल ऑलवेज बी बैलेंस एक्सेप्ट फॉर चारवाक। चारवाक वाज ऑन द एक्सट्रीम साइड लाइक मॉडर्न, उसने वो पकड़ के रखा था। तो वो एक्सेप्ट फॉर दिस, बट वी स्टिल एक्नॉलेज हिम। हमने उसको मना नहीं किया, वी एक्नॉलेज हिम। तो वो एक्सेप्ट फॉर चारवाक, बाकी ऑल ऋषि, हिंदू ऋषि संस्कृति में सारे ऋषियों में दोनों नॉलेज स्ट्रीम्स को, साइंटिफिक और सब्जेक्टिव एंड नॉन सब्जेक्टिव, दोनों को पकड़ कर। यस सर, आज अभी अपन ने इस पे बात की, इस पे चिंतन करो। यस, और सभी लोग साइंटिफिक एटीट्यूड अगर आप डेवलप कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि साइंस का डोमेन क्या है, साइंस किस प्रकार से काम करता है, और साइंस के लेयर में बहुत सारी अनसाइंटिफिक एक्टिविटी धड़ल्ले से हो रही है, उसको एक्सप्लोर करो, उसको एक्सपोज करो, एंड देन मेक योर लाइफ मोर साइंटिफिक।